नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। सुदर्शन में हम आपके सामने लगातार 12वां दिन है आज लेकर आए हैं ओवैसी का नंगा नाच। और इस ओवैसी के नंगे नाच में हमने कल से एक एडिशनल सीरीज शुरू की है, वो है ठग ओवैसी। कल पार्ट 1 आपने देखा, आज पार्ट 2 हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैदराबाद से जुड़े हैं। हमारे साथ एक बहुत ही हिम्मत वाले मर्द पत्रकार जुड़े हैं, मोहसिन भाई, द न्यूज़ के पत्रकार है हैदराबाद से। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ टी राजा सिंह, श्री राम युवा सेना के अध्यक्ष भी जुड़े हैं, जो रामनवमी का बहुत बड़ा महोत्सव हैदराबाद में करते हैं। दो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ में आप करोड़ों की संख्या में दर्शक हमारे साथ इंटरनेट पर, डीटीएच पर, केबल पर, मोबाइल पर और सारे प्रकार के डिवाइस के साथ जुड़े रहेंगे। हम सब मिलकर अगला एक घंटा चर्चा करेंगे ओवैसी के इस ठग के रूप के पार्ट 2 में। हम पहला एक आपको पैकेज दिखाते हैं जो कल के पहले एपिसोड को जोड़ता है। जरा इसको नजर लाते हैं। हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले ओवैसी भाइयों की काली करतूत का पर्दाफाश हो गया है। जी हां, सुदर्शन न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम ओवैसी के नंगा नाच की सीरीज में सुदर्शन न्यूज लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए दिखा रहा है। लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा और हमदर्द बताने वाले ओवैसी ने कैसे वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़प कर अपने आलिशान आशियाने को खड़ा किया है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता गौरव मिश्रा ने इस पूरे मामले की छानबीन की है। द न्यूज मैगजीन के पत्रकार मोहसिन के साथ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि रास्ते में आने वाले मसाजिदें या ईदगाह वो कब्रिस्तानों को मिसमार करके रोड बनाएगा, तो वो अहमकों की दुनिया में रहने वाले नासमझ लोग हैं। मुसलमान अपने जानों की बाजी लगा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ईदगाह वहां से नहीं हिलेगी। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉय है ये सारे इलीगल है। अंदर से जो भी डाटा होता है उसे गैप करवाते हैं, अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से करते हैं। वक्फ बोर्ड में अगर कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से उसके ऊपर प्रेजराइज किया जाता है। लोकल गुंडों की तरफ से उसको धमकियां दिलवाई जाती हैं। वक्फ बोर्ड की ठगी का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। असल में वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की एक ऐसी संस्था है जहां पर आम जनता अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों को दान करती है, जो प्रॉपर्टी के रूप में होता है। उस दान के जरिए गरीब मुसलमानों का कल्याण होता है। लेकिन ओवैसी जैसे ठग ने तो जनता का प्रतिनिधि बनकर जनता की संपत्ति को ही लूट लिया है। मुसलमानों को खाली गुमराह की तकरीरों में गुमराह करके हम मुसलमानों के और इस्लाम को बचाने वाली जमात है, इस तरीके से करके गुमराह कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ओवैसी ने कैसे वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया है। दरअसल इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। द न्यूज के पत्रकार ने आरटीआई के जरिए मिली सूचना को सुदर्शन न्यूज से साझा कर इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा किया है। बात 1956 की है, जब ठग और धूर्त ओवैसी के दादा हुआ करते थे। उस समय से बोर्ड की जमीनों को ओवैसी परिवार ने हथियाना शुरू कर दिया था। वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन को बेचकर आज दोनों भाई करोड़ों में खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, आम मुस्लिमों को गुमराह और बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन द न्यूज मैगजीन के खुलासे के बाद हैदराबाद की जनता की भी आंखें खुल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो बस झलक है ओवैसी के वो मुस्लिम समर्थक जो अगर हार्ट अटैक के या कमजोर हृदय के हैं तो वो इस कार्यक्रम को ना देखे, क्योंकि उनका तथाकथित रहनुमा, तथाकथित कोई अवतार या तथाकथित धर्म का रक्षक उन्हीं के धर्म का कितना बड़ा लुटेरा है ये उनको देखने को मिलेगा। इसलिए जिनका हार्ट कमजोर है, जो हार्ट के मरीज है, ऐसे ओवैसी के समर्थक इस कार्यक्रम को ना देखे। उनको कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं। हम चलते हैं मोहसिन भाई के पास, जो द न्यूज के संपादक है, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनकी हिम्मत की बार बार दाद देता हूं। जहां से कोई अन्य पत्रकार जुड़ने को तैयार नहीं, वहां पर मोहसिन भाई ने बहुत बड़ा रिसर्च कर
ओवैसी बंधु की पूरी कुंडली खंगाल के रखी है। मोहसिन भाई, कल हमने बात की, आज हम दूसरे चरण में बात कर रहे हैं। हम क्या आज जुड़ेंगे? क्या आप इस आज दूसरे एपिसोड की कैसी शुरुआत करेंगे? शायद मेरी आवाज उनको सुनाई नहीं दी है। मैं मोहसिन भाई को बताना चाहूंगा कि आज हम पार्ट 2 जो कर रहे हैं, इसके शुरू में आप क्या कहेंगे? शायद तकनीकी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। अगर ए राजा जी आपको आवाज सुनाई दे रही तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मोहसिन भाई के पास हम दोबारा चलेंगे। आप हैदराबाद में रहते हैं, इसके साथ काफी टक्कर लेते हैं। इसका 12वां एपिसोड हम करें। हैदराबाद का कोई आदमी आगे आने को तैयार नहीं है। इस पूरे विषय को, इस पूरे घटनाक्रम को, ओवैसी के नंगा नाच को आप कैसा देखते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सुरेश जी कि हैदराबाद की मीडिया ने, या प्रिंट मीडिया कहो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहो, इन्होंने कभी भी इनका जो नंगा जो नाच है, जिन्होंने हमेशा से अपनी सभाओं में हिंदुओं को, मुसलमानों को भड़काने के लिए स्पीच देकर, दंगे करवाकर, इन्होंने 1974 से लेकर जो अब तक जो इनकी जो राजनीति का जो कार्य रहा है, सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। जैसे द न्यूज़ के जो राइटर है, जो मोहसिन जी ने जिस प्रकार से अपने सुदर्शन चैनल में जो आकर जो इतनी हिम्मत करके जो इनका जो पोल खोली है, मैं हमारे मोहसिन जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा। और सुदर्शन चैनल अब वेबसाइट द्वारा हो या फेसबुक यानी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे हैदराबाद के मुसलमान देख रहे, आपके चैनल को, आपके वेबसाइट को भी फॉलो कर रहे। मैं आपके चैनल से उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो मुसलमान को भड़काकर, जो मुसलमान के हम फेवर में हैं, उनका हम कार्य करते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के हित में ही कार्य करते हैं, जो ये कहकर जो अपनी अपनी जो राजनीति जो गरम करके जो राज करते हैं, उनको आपका चैनल का जो कल का जो इंटरव्यू था, जो मोहसिन जी ने जो द न्यूज़ के माध्यम से जो इनकी जो पोल खोली है, उसको एक बार देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जितने भी जो मुसलमान हैं, जैसे पिछले 40 वर्षों से ओल्ड सिटी में इनका राज है, पिछले 40 वर्षों से एमपी इनके, एमएलए इनके, कॉर्पोरेटर इनके, मेयर इनका, फिर भी ओल्ड सिटी में किसी प्रकार का 1% का डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट हुए तो सिर्फ इनके परिवार वाले डेवलपमेंट हुए और ये लोग डेवलपमेंट हुए। आज भी वो मुसलमान, गरीब मुसलमान रिक्शा चला रहा, आज भी वो गरीब मुसलमान ऑटो चला रहा, आज भी गरीब का गरीब मुसलमान है, लेकिन ये लोग राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे लोग। आज सभी मुसलमानों को इनका ये जो गंदा जो नाच है, आज जो इनकी जो पोल खुली है, जो द न्यूज़ में जो इनकी पोल खुली है, इनको देखने के और देख के समझने की आवश्यकता है सूरज जी, आज सारे के सारे मुसलमानों को। बिल्कुल। मोहसिन भाई अगर जुड़ गए हैं तो मैं उनसे बात करूं। हाँ मोहसिन भाई, आज के दूसरे कड़ी की शुरुआत कैसे करेंगे मोहसिन भाई? सुरेश जी। हाँ बोलिए। आदाब सुरेश जी, तमाम मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम जी। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, कल के कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल जो आपने बात कही थी उसका हम एक पहला चाह रहा हूं कि तमाम जो पहला पैकेज जरा दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आपके पास हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले ओवैसी भाइयों की काली करतूत का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम ओवैसी के नंगा नाच की सीरीज में सुदर्शन न्यूज लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए दिखा रहा है, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा और हमदर्द बताने वाले ओवैसी ने कैसे वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़प कर अपने आलिशान आशियाने को खड़ा किया है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता गौरव मिश्रा ने
इस पूरे मामले की छानबीन की है द न्यूज मैगजीन के पत्रकार मोहसिन के साथ। कि अगर कोई ये समझ रहा है कि रास्ते में आने वाले मसाजिदें या ईदगाह वो खबरस्तानों को मिसमार करके रोड बनाएगा, तो वो अहमकों की दुनिया में रहने वाले नासमझ लोग हैं। मुसलमान अपने जानों की बाजी लगा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ईदगाह वहां से नहीं हिलेगी। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉय है ये सारे इलीगल है। अंदर से जो भी डाटा होता है उसे गैप करवाते हैं, अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से करते हैं। वक्फ बोर्ड में अगर कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, लोकल गुंडों की तरफ से उसको धमकियां दिलवाई जाती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक 500 एकड़ के घोटाले से शुरुआत करते हैं जिसकी बात कल मोहसिन भाई ने की थी। जरा इस पे पहले नजर डालते हैं, उसके बाद हम उनके पास चलते हैं। हमको जाने की बात कहने वालों, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। ये मीर महमूद साहब की पहाड़ी है, ये 500 एकड़ जमीन है। 1970 से MIM का यहाँ विधायक है और इसका दूसरा जो विधायक है विरासत रसूल खान, इसके पास 15 एकड़ जमीन है। मुस्लिमों का धार्मिक स्थल कहे जाने वाला मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी, जो वर्षों पुरानी है, जहां पर मुस्लिम समुदाय दर्शन के लिए जाता है, उस धार्मिक स्थल को भी ओवैसी और MIM के विधायकों ने नहीं बख्शा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी जिस जगह स्थित है, वहाँ पहाड़ी पर 500 एकड़ की जमीन है, जो 1970 के दशक से ओवैसी और उसके विधायकों के कब्जे में है। उस जमीन की कीमत आज की तारीख में करोड़ों में है, जिसका आज मालिकाना हक ओवैसी भाइयों के पास है। न जाने ऐसी कितनी जमीनें हैं जो ओवैसी भाइयों के कब्जे में है। सुदर्शन न्यूज लगातार परत दर परत ओवैसी के चेहरे से नकाब हटा रहा है और एक एक कर खुलासा कर रहा है। ये ओवैसी का असली चेहरा है। जिस इंसान ने मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मोहम्मद साहब की पहाड़ी को नहीं बख्शा, वो भला आम जनता और आम मुस्लिमों को कैसे बख्शेगा। ओवैसी उसमें का ठग और शातिर दिमाग का है, जो मुस्लिमों का रहनुमा बनकर उनकी धार्मिक संपत्ति को धीरे धीरे हड़प रहा है और मुस्लिम समुदाय चुपचाप तमाशबीन बनकर देख रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज उसके पापों का खुलासा कर मुस्लिम समुदाय को सच से रूबरू करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हम चलते मोहसिन भाई के पास। मोहसिन भाई जी, 500 एकड़ के जमीन के घपले से शुरुआत करेंगे, जरा इसका डिटेल आज दोबारा बताइए। जी सूरज जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो 488 एकड़ जो मीर मोहम्मद साहब पहाड़ी अत्तापुर पे है, कि कल मैंने आपको इसका बताया था कि 2 करोड़ रुपए जिस वक्त का ये बोला था मैंने आपको, ये आज कम से कम 20-30 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब की ज़मीन है। और मैं उम्रे के लिए बाहर सऊदी अरब गया, तब कुछ लोग मुझसे मिले। जब मिलने के बाद यहाँ के जो इंडिया की है और बिलखुसूस हैदराबाद की जो लड़कियाँ हैं जो प्लेन में मुझे मिली, जो जिनकी शादियाँ बाहर हुई है, तो जब जिक्र और तस्करा उनसे हुआ तो उनसे बातचीत में ये बातचीत हुई कि भाई हम जब हमारे पास गुर्बत थी हैदराबाद में, तो हमें बाहर करके 12 साल की उम्र में हमको शादी करके दे दिया गया था। अगर इस तरीके के हालात आज जिस तरीके के हालात है अगर जब होते तो हम हमारे वतन में ही रहते और हमारे साथ जो है हाँ हमारे जो हस्बैंड हैं वो लोग 70-80 साल की उम्र वाले थे और हम 12-13 साल की उम्र वाले थे। तो आप देखिए ये 60 साल से जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टियों को इन्होंने लूटा है, लूटने के बावजूद मासूम हैदराबाद की लाखों लड़कियां सऊदी, दुबई, बिल्कुल सऊदी अरबों के पास जो है हैदराबाद की लड़कियां हैं। यही वजह है कि इनको अगर वक्फ प्रॉपर्टी से जो इनकम होती थी, अगर वो इनकम मुसलमानों तक पहुंच जाती तो हमारी जो लोग हैं वो बिल्कुल जो है सेफ रहते। यहाँ पर लड़कियां हमारी बहनें जो भी है हमारी सेफ रहेगी, उनको अरबों के हाथों बिकना नहीं पड़ता। ऐसी कानूनन गैर कानूनन भी है ये कम उम्र की बच्चियों को बेचना,
और मस्त चंद हजार रुपए उनके घर वालों तक पहुंचते, लाखों रुपए बीच के ठग लेके जाते, जिनको राजनेता संरक्षण करते। हालांकि इस पार्ट को हम स्पेशली लेंगे, अलग से लेंगे, लेकिन आज हम ठग ओवैसी पर बात कर रहे और उसके वक्फ बोर्ड और अन्य भ्रष्टाचार पर नजर डाल रहे। हमारे साथ मोहसिन भाई जुड़े हुए हैं। मोहसिन भाई, इस जो 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, इस धार्मिक स्तर पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी होगी। जब ये मंदिर को ढाया गया, इस जमीन को लूटा गया, उनका वहां जाना बंद हुआ, कम हुआ, तो उसका दोष उन्होंने ओवैसी बंधुओं पर क्यों नहीं रखा? देखिए, ये पब्लिक को तो थोड़ी मालूम है कि ये लोग चोर हैं बोल के। यहाँ तक कि 2007 तक तो आम आदमी को तो नहीं मालूम था कि ये वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी हैं। जो भी प्रॉपर्टी थी 1995 में हाउस कमेटी के अंदर जब इन लोगों ने आवाज उठाई थी, तो ये तो मीडिया के जरिए बाहर आती नहीं थी बात। ये जो लोग थे पढ़े लिखे, वो लोगों को भी मालूम था। आप हैदराबाद में आप पिछले 60 साल में देख लीजिए, यहाँ पर रिक्शे कम चलाना और ऑटो चलाना, बंडी चलाना, ठेला चलाना, ये 1999 में जो अकबरुद्दीन ने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें उसने बंडियां दिया लोगों को, और उन लोगों को जो है ये रक्षे दिया इलेक्शन में अपना जो है वोट देने के लिए, और कहा कि मैं बेवाओं को वजीफा दूंगा। हालांकि पब्लिक को यह मालूम अगर होता कि हमारे पास लाखों करोड़ रुपए की जायदाद मुसलमानों के लिए है, और उससे आने वाली इनकम से कोई मुसलमान गरीब नहीं है, पूरे करोड़पति हैं। देखा जाए तो ये लोग पूरे अंदर से जो है खोखला कर चुके हैं, दीमक की तरह जो है अल्लाह के माल को खा रहे हैं, और मुसलमानों को जो है गुर्बत में रख रहे हैं। और दो कम्युनिटी के बीच में जो है ये इस तरीके से, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में इस तरीके से नफरत पैदा कर चुके हैं कि मुसलमान अगर हिंदू को देखे तो ये आतंकवादी समझे हिंदू को, हिंदू अगर मुसलमान को देखे तो वो ये समझे कि ये आतंकवादी है। तो ये जो नफरत फैलाने की जो वजह है इन लोगों की, जो इनका मकसद है, ये ठगी जो ये लोग डाका डाल रहे हैं अल्लाह के माल पर, ये कहीं इनके पकड़े ना जाए, बस यही वजह से है कि बस ये काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं सुरेश जी, कि ये मस्जिदों के अलावा, वक्फ प्रॉपर्टियों के अलावा, रामचंद्र जी मठ की जमीन का भी ये लैंड ग्रैबर है। मैं आपको जरूर इसका जो है वो दूंगा, आपको प्रूफ दूंगा। ओहो, फिर राजा सिंह के पास चलना पड़ेगा। टी राजा सिंह जी, श्री राम युवा सेना आप चलाते हैं, और इन्होंने केवल अल्लाह को ही नहीं, श्री राम को भी नहीं बख्शा है, शब्दों में तो निंदा की है। अब उनकी जमीन भी लूटने का दावा करे मोहसिन भाई, और ये दावा करते इस पर भरोसा हमें, क्योंकि पूरे सबूतों के साथ ये अपने साक्ष्यों को रखते हैं। राजा जी, बहुत ही सही हमें डिटेल मिली है सुरेश जी। और इन्होंने जितनी भी जो जमीन खाई है, जैसे श्री रामचंद्र जी की भी जमीन इन्होंने हड़प की है, जैसे मोहसिन जी ने कहा है, तो मैं मोहसिन जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका डाटा हमें दे, उसके हलक से हम वो जमीन निकालेंगे, उसके हलक से। और सुरेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह से जो पूरी पब्लिक को ये जमा करके जिस तरह से भेड़िया भोगता है, उसकी उतनी हिम्मत नहीं है उसकी, क्योंकि इसको हमने पिछले 4 से 5 सालों में इतना हमने इनको ललकारा है, इसकी उतनी औकात नहीं है, सिर्फ पब्लिक में भोगता है ये। क्योंकि जैसे मोहसिन जी ने और एक अच्छी बात की है कि एक आतंकवादी जैसे कार्यकर्ता, और ये सत्य, जैसे लुम्नी पार्क, हमारे एरिया में बहुत सारे धमाके हुए थे, बम ब्लास्ट। जैसे लुम्नी पार्क में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 30 से 35 लोग मारे गए थे। दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगर कहीं पर भी धमाका होता है, अगर कोई भी आईएसआई या आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो हैदराबाद से, और जितने भी जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं सुरेश जी, उन सभी के परिवार वालों को आज यही एमआईएम पार्टी के जो गद्दार हैं, यही उनके परिवार वालों को देखते हैं सुरेश जी। ये तो बहुत गैर कानूनी काम हो रहा है। वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर, कानून, कोई प्रशासन, कोर्ट कुछ है क्या? नहीं है। वहां की जो सरकारें हैं सुरेश जी, ये जो सरकार बनती है उसके जाके ये लोग तलवे चाटते हैं, और यहाँ की सरकारें भी ऐसी है, इनको कंधे पे घुमाकर फिरती है। ऐसी तो यहाँ की सरकारें हैं। अभी यहाँ की
हिंदुवादी सरकार नहीं बनी, ये यहाँ की सरकार बनी सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म माने हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, सबको एक नजर से देखना सेकुलरिज्म पार्टियों का कार्य होता है। लेकिन यहाँ की जो सरकार बनती है सिर्फ एमआईएम के तलवे चाटने वाली सरकारें बनती है। और अभी तक इनके जो कार्य है, जो भी ये लोग गलती करते आए हैं, यहाँ की सरकारें कभी इनको नहीं उठाई। और जिस प्रकार से मोहसिन जी ने जो बुक छापी है उसका डाटा लेकर अब आपके सहयोग से हम यहाँ पर सारे के सारे श्री राम युवा सेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप जो कार्य बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से वो अकबरुद्दीन ओवैसी और उसके सभी समर्थकों को ये चैलेंज देना चाहूंगा कि इस बार अगर तुम हिंदुओं को अगर चैलेंज करोगे तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये कान खोल के सुन लो, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम जहां कहीं भी छुपोगे हम तुम्हारे को वहां घुस के मारेंगे। आज का हिंदू जाग चुका है और आज के मुसलमान को जागने की आवश्यकता है। और इनकी जो गंदे जो कारनामे हैं उनको देखने और समझने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत गलत होगा। राजा जी, वैसे तो मोहसिन भाई ने जो व्रत हाथ में लिया है, जो मिशन हाथ में लिया है, वो मुस्लिम भाइयों को भी ज़रूर जगाएगा। और मैंने देखा है पिछले 24 घंटे में, मोहसिन भाई आप इसके लिए बधाई के पात्र है कि पिछले 24 घंटे में कल के एपिसोड से लेकर आज के एपिसोड तक जितने समर्थक मुस्लिम समर्थक हमारे पेज पर इसके लिए एक प्रकार से धर्म युद्ध करते थे, वो कल के एपिसोड के बाद फर्क पड़ा है और लोग आपके बात से सहमत है। आपका अभिनंदन कर रहे हैं और आपने आंखें खोली ऐसा कह रहे हैं। अब आप इस लड़ाई को आगे लेके जाते हुए इसके और किसी भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताएंगे? सुरेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा सारे हिंदुस्तान की और दुनिया की आवाम के सामने कि सुदर्शन चैनल जो है काबिल तारीफ़ है और सुरेश चौहान जी भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हमने इतनी बुक निकाल कर हमने छापा और छापने के बाद जो है हमने हर मीडिया हाउस के घर पर उनको पहुंचाया ये, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की और हर किसी ने यही कहा कि भाई हम कहाँ उनसे लड़ेंगे। और सुदर्शन चैनल ने ढूंढकर जो है ये जो जिस तरीके से काम किया है तारीफ़ काबिल है। और मैं मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि ये जो अमल सुदर्शन चैनल करा है, अल्लाह इनको तरक्की दे बोल के दुआ करे, क्योंकि अल्लाह की जायदादों के लुटेरों को जो है इन्होंने पर्दाफाश किया है और मुझे मौका दिया है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये चोरों को, ये डाकुओं को इनकी बातों में ना आए। अगर इनकी बातों में जितने लोग भी आए, हमारे बड़े, हमारे जो भी बड़े थे जो गुजर चुके हैं, ये भोले लोग थे और इनके बातों में आने की वजह से आज 60 साल से हमारा मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो चुका है। और वक्फ जायदादों को इन्होंने लूट कर और हमें ही जो है मुसलमान और हिंदुओं दोनों के बीच में नफरत पैदा की, जो कुरान में इजाज़त नहीं देती है कि मिलजुल के रहना है। हम किसी भी दूसरे मजहब के जो है देवी देवताओं को हमको बुरा भला कहना कि जो है हमको परमिशन नहीं। जब कुरान में तो जो मुसलमान होता है वो कुरान का फॉलोअर होता है और जो कुरान को नहीं मानता है वो काफिर हो जाता है। तो ये तो सीधा सीधा काफिर है, क्योंकि ये कुरान के अल्लाह के फरमान को नहीं मान रहा है। तो मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है कि चलिए इसके लिए आप सिर्फ दुआ कीजिए कि असेंबली या पार्लियामेंट में इसके ऊपर मुबाहिसा हो जाए और सीबीआई इंक्वायरी जब हो जाएगी तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं तो 1% से भी कम मेरे पास डाटा है, उसमें से मैं समझता हूं कि उस 1% के डाटे में से भी मैंने आपके सामने 1% भी डाटा अभी नहीं रखा जो वक्फ के इशू में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोगों को हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको कानून के दायरे में, इनको कानून के हाथ बड़े मजबूत हैं, इनको कानून के हाथ के बीच में अगर ले आए तो इनकी जिंदगी पूरी जेलों में सड़ेंगी। क्यों हम ऐसे शैतानों को हाथ लगाकर जो है हम अपने हाथ को गंदे करें। अभी राजा सिंह साहब कुछ बोल रहे थे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमको किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। कानून है, हमारे मुल्क में कानून है और कानून बड़ी ताकत रखता है। सिर्फ इसको कोर्ट में ले जाना है,
हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, असेंबली में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। आप देखिए जगन मोहन रेड्डी के ऊपर यही केस में पहाड़ी शरीफ के अंदर ये गवर्नमेंट लैंड में इन लोग गलत तरीके से दिए बोल के 20 लाख रुपए एकड़ से गाली जनार्दन रेड्डी और हिंदू टेक को 250 एकड़ जो जमीन दी गई थी 20 लाख रुपए एकड़ से, तो उस एक इशू में जो है सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की लास्ट के 1200 करोड़ रुपए इसके पास इन्वेस्टमेंट इसकी जगन की कंपनी में किया करके। ये सिर्फ थोड़ा अगर पीछे जाएगी सीबीआई, सिर्फ और थोड़ा पीछे, तो ये गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है 2131 एकड़ 38 गुंटे। 1995 में 3106 क्वेश्चन नंबर असेंबली का असदुद्दीन अवैसी ने इसको उठाया था। आज उसी का क्वेश्चन उसी के गले में उसकी पार्टी के अंदर जो है उसको जो है फांसी के लिए तैयार हो गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरे आरटीए में मेरे पास मौजूद है, इसका क्वेश्चन का पूरा डाटा मेरे पास मौजूद है। इसी का क्वेश्चन इसी के लिए आज फांसी का फंदा बनेगा। और मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि 60 साल से गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का माल ये लोगों ने खाकर गरीबों को जो है और गरीब कर दिया। यहाँ की मासूम लड़कियों को सऊदी अरब और कतर, कुवैत वगैरह जैसे अरब मुमालिक में 12-13 साल की उम्र में जो है उनको शादियां करके देने पे मजबूर हो गया। अगर हमारे अगर वक्फ बोर्ड अगर सही होता और वक्फ बोर्ड के अंदर से इनकम अगर बराबर आती तो हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ वहां तक जाने की जरूरत नहीं होती थी। मुसलमानों को ये समझना चाहिए। मैं और एक बात बता दूं आपको कि कल मैंने आपको कहा था कि मस्जिद कुलसुम भी, ये मस्जिद कुलसुम भी कारवान में है, जिसकी 765 एकड़ जमीन और 2 गांव, जहां के 5000 के करीब जो एकड़ जमीन जो है सिर्फ कुलसुम भी के तहत वक्फ की गई थी और उसके प्रॉपर्टियां और है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सुल्तान मोहम्मद साहब की जो है ये बेटी थी, तो इन्होंने 5000-6000 एकड़ के करीब जो है अपनी मस्जिद बनाकर इसको वक्फ किया। तो आप सोचिए मक्का मस्जिद के तहत ओरिजिनल में जब बादशाह था वो बादशाह कितनी जो है मस्जिद को वक्फ किया होगा, इसका रिकॉर्ड पूरा गोल कर दिए लोग। सिर्फ 25 एकड़ का रिकॉर्ड मुझे जो मिला मैं आपके सामने लेके आया वो तो सिर्फ झाड़ू वाले के था, और उसके साथ साथ खतीब का इनाम, खाजी इनाम, मौजन इनाम, चिराग जलाने वाले के लिए इनाम और मुख्तलिफ मेंटेनेंस के लिए जो है गाँव के गाँव जो है दिए जाते थे, वो कहां पर है। ऐसे चार मीनार के लिए भी है। ऐसे आपको मैं बताऊंगा आदिलाबाद में एक एक मस्जिद के लिए 500 गज एकड़ जमीन जो है सर्विस इनाम में रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये हैदराबाद के अंदर ये लोग मैनिपुलेशन करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। ये हिसाब अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो ये काम हो सकता है। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो यहाँ के लोग तो इनके साथ खुली, आप समझ सकते हैं कि ये लाखों करोड़ों रुपए के जब बना बैठे हैं स्कैम करके, तो क्या आपको मौका देंगे ये लोग कि इतना जल्दी उनको कानून की पकड़ में आएंगे ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के ज़मीन को भी नहीं बख्शा है, उसने उस गरीब लोगों को भी नहीं बख्शा है जिन पर अधिकार था, जिनके लिए पुराने लोगों ने, पुरखों ने इस ज़मीन को रखा था, जिसके आमदनी के ऊपर गरीबों का पेट, गरीबों का इलाज हो सकता था। ये उनको बस बरगला रहा है, धर्म के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध इनके मन में आग लगा रहा है। ये वास्तव में उन लोगों का दुश्मन है जिनका ये नाम लेता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ये पार्ट 2 ठग ओवैसी का पार्ट 2 जारी है।